नसरीन की शादी के लिए उसके माता-पिता एवं अन्य रिश्तेदार पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे थे, मगर कहीं बात जम नहीं रही थी। इधर शादी की बात जमाते जमाते रमाकांत के पैरों की एड़ियां घिसती जा रही थीं और उधर नसरीन की उम्र बढ़ती जा रही थी। अब की सावन में वो 28 की होने वाली थी। आसपास की महिलाएं तरह तरह की बातें बनाने लगी थीं। कोई कहता लड़की में दोष है, कोई कहता इसके भाग्य में ही शादी नहीं लिखी है। नसरीन की मां उर्मिला के कानों में जब ये बातें पहुंचतीं तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता। बेटी को लेकर वो भी काफी दुखी रहने लगी थीं। उन्होंने कितने ही देवी देवताओं के यहाँ मन्नतें मान रखी थीं, मगर शायद किस्मत उससे रुष्ट थी। लोग जो भी उपाय बताते, उर्मिला लाख जतन करके उस उपाय का समाधान करती, मगर जब उससे भी कुछ काम बनता न दिखता तो मारे हताशा के वो कभी किस्मत को तो कभी नसरीन को ही कोसने बैठती थीं। एक दफा अपने किसी पहचान वाले के कहने पर उर्मिला नसरीन को साथ लेकर बनारस के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित बृज किशोर शर्मा के पास पहुंची। पंडित जी के पास पहुंचकर उर्मिला ने बड़े ही दुखी मन से अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। सारी कहानी सुनने के बाद पंडित जी जब नसरीन की कुंडली जांचने बैठे तो उन्हें ऐसा कोई खास दोष नजर नहीं आया, बस एक बाहरी बाधा थी जो बनते हुए काम को बिगाड़ रही थी। पंडित जी ने उर्मिला को कुछ धार्मिक उपाय बताए और कुछ वस्तुएं अभिमंत्रित कर उर्मिला को दी और उन्हें गंगा में प्रवाहित करने का निर्देश दिया। उर्मिला ने पंडित जी के निर्देश को सिर आंखों पर रखते हुए निर्देशानुसार सारे कर्म किए। नसरीन हालांकि इन सब पर ज्यादा यकीन नहीं करती थी, मगर पिछले कुछ सालों की घटनाओं और माँ बाप की चिंता को देखते हुए इसका विरोध भी नहीं कर सकी। सारा प्रक्रम करने के बाद उर्मिला बड़े ही सुकून के साथ घर लौटी। इस समय उसकी अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि उसकी मनोरथ जल्द ही पूरी होने वाली है। नसरीन रमाकांत और उर्मिला की 3 संतानों में सबसे छोटी है। रंग रूप में नसरीन में कोई कमी नहीं है। गोरा रंग, एक हरा बदन और लंबी कदकाठी। नसरीन लिखने पढ़ने में भी काफी होशियार है। अभी 2 वर्ष पहले ही उसने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी और उसके बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयासरत है। उसके ये गुण किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का मादा रखते हैं। यही कारण है कि आज तक जितने भी लोग नसरीन को रिश्ते के लिए देखने आ चुके थे, उनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी लड़की को अस्वीकार नहीं किया था, भले ही दूसरे कारणों की वजह से शादी तय नहीं हो पाई हो। रमाकांत काफी खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं और वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देते हैं। यही कारण है कि जब तक नसरीन कॉलेज की पढ़ाई करती रहीं, उन्होंने कभी भी उसके सामने उसकी शादी ब्याह के बारे में कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि उनके इस रवैये की बहुत से लोगों ने दबी जबान से निंदा भी की, मगर फिर भी रमाकांत टस से मस न हुए। उस समय उन्हें भी कहाँ मालूम था कि बेटी की शादी के लिए इतना झेलना पड़ेगा। आखिरकार उर्मिला का प्रयास रंग लाया। सावन के बीतते बीतते नसरीन की शादी की बात तय हो गई। रमाकांत के भावी संबंधी बनारस के ही रहने वाले हैं। नाम गोपाल दास है, जो बनारस में ही किराने की दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी केतकी देवी उनके कामों में बराबर की साथी हैं। इन्हीं के इकलौते पुत्र रोहित के साथ नसरीन का विवाह होना तय हुआ है। रोहित के पिता को एक ही नज़र में नसरीन पसंद आ गई और यही हाल रोहित और उसकी माताजी का भी हुआ। नसरीन की तस्वीर देखते ही दोनों ने अपनी सहमति भी दी। रिश्ता तय हो जाने के बाद जहां एक तरफ रमाकांत और उर्मिला के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा, वहीं दूसरी ओर नसरीन के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और व्यवहार में बेचैनी दिखाई दे रही है। इस खुशी के अवसर पर ऐसा क्यों है, इसका जवाब सिवाय नसरीन के कोई और नहीं दे सकता, मगर नसरीन स्वयं ही इतनी उलझी उलझी है कि उसे अपने आप का होश ही नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, मगर नसरीन ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, या फिर यूं कहूं कि बताने की हिम्मत ही न हुई थी तो गलत न होगा। बात ही कुछ ऐसी है कि उसे किसी के सामने बताने में दिल दिमाग दोनों बैठ जाते हैं। आज से पहले जब कभी भी नसरीन का रिश्ता तय हुआ, उसी रात उसे एक अजीब सा ख्वाब आया, जिसे देखकर वो चीख पड़ी और फिर कुछ देर के लिए अपनी कॉलेज में स्नातक का नसरीन का दूसरा साल था। नसरीन पढ़ाई में जितनी होशियार थी, रूप सौंदर्य में भी उतनी ही धनी थी। ये उम्र का वो पड़ाव है जिसमें दिल में अनेकों उमंगें जवां होती रहती हैं और अनेकों ख्वाब पलकों से होकर दिल के आशियाने में घर बनाते रहते हैं। नसरीन भी इन ख्वाबों से दूर न रह सकी। सुनहरे भविष्य के सपने संजोए वो भी जीवन पथ पर लगातार बढ़ती जा रही थी। नसरीन की खूबसूरती की चर्चा कॉलेज में हर लड़के की जुबान पर थी, मगर नसरीन कभी भी इस विषय पर ध्यान नहीं देती और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। कभी कभी कुछ लड़के उसके ऊपर फप्तियां भी कसते, मगर फिर भी वो उन सबको अनदेखा कर आगे बढ़ जाती।
ऐसे ही एक दिन नसरीन अपनी सखियों के साथ कॉलेज कैंपस में एक आम के पेड़ के नीचे बैठी अपनी किताबों में खोई हुई थी कि 2-3 लड़के जाकर वहीं पास में बैठ गए और नसरीन को निशाना साध कर तरह तरह की बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, काश हम भी कोई किताब होते तो कितना अच्छा होता। इन खूबसूरत हाथों का स्पर्श पाकर हमारी तो किस्मत ही निखर जाती। इतना सुनकर बाकी सब जोरों से हंसने लगे। इसी तरह से लगातार हो रहे कमेंट से नसरीन ऊब गई और वहां से उठकर जाने लगी। तभी उन लड़कों में से एक ने कहा, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले लो जहाँ जा रही हो। ये सुनकर नसरीन तो कुछ न बोली, मगर अंकिता ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हारी अम्मा की गोद में जा रहे हैं, तुमको भी चलना हो तो चलो। इतना सुनते ही सभी लड़के एकदम से उग्र हो गए और गालियां बकने लगे। अंकिता को उनके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार होते देख नसरीन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, छोड़ो भी, इनके मुंह क्या लगना, कीचड़ में पत्थर मारने से अपना ही दामन गंदा होता है। अंकिता न चाहते हुए भी नसरीन के साथ चल पड़ी। जैसे ही दोनों अपने क्लासरूम में पहुंचे, अंकिता नसरीन के ऊपर एकदम से भड़क गई और बोली, तुम इन लफंगों से इतना डरती क्यों हो? नसरीन बड़े ही शांत लहजे से बोली, मैं डरती नहीं हूँ, मगर कुत्ते के भौंकने पर खुद भी तो उन पर भौंकना नहीं शुरू कर देते। ये सुनकर अंकिता एक लंबी सांस लेते हुए बोली, आज तो बच गए साले, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ लग गए उनकी 7 पुश्तें किसी लड़की को छेड़ने का साहस न करेंगी। अंकिता की बातें गलत नहीं थी। वो मार्शल आर्ट में चैंपियन थी और उन जैसे 10-12 लड़कों को एक साथ धूल चटाने की क्षमता रखती थी। नसरीन भी ये बातें भली भांति जानती थी, मगर वो किसी बात को बेकार का तूल देने से बचना चाहती थी। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही वे लड़के नसरीन के सामने आकर माफ़ी मांगने लगे। इस समय उनकी हालत देखकर नसरीन एकदम से चौंक पड़ी। उन लड़कों में से 2 के सिर पर पट्टी बंधी थी और एक के हाथ पर प्लास्टर था। नसरीन को शुरू में कुछ समझ नहीं आया कि क्या माजरा है। फिर ये सोचकर कि ये सब अंकिता का किया धरा है, वो तेजी से क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। क्लासरूम में पहुंचते ही अंकिता को एक तरफ नसरीन फिर अपने कॉलेज के दिनों में वापस चली गई, जहां वो अंकिता और अन्य सहेलियों के साथ क्लास अटेंड कर रही थी और करुणा मैडम की भारी भरकम आवाज़ में लेक्चर सुन रही थी। नसरीन बड़े ध्यान से लेक्चर सुन रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसे लगातार घूर रहा है। पहले तो नसरीन ने इसे अपना वहम समझा, मगर जब ये ख्याल उसे लगातार सताने लगा तो वो बेचैन हो उठी। वो वास्तविकता जानना चाहती थी, मगर समस्या ये थी कि वो ऐसा करे तो कैसे? अगर टीचर ने उसे पीछे मुड़कर देखते हुए पकड़ लिया तो नाह की डांट सुननी पड़ेगी। वैसे भी करुणा मैडम बहुत सख्त मिजाज की थी। नसरीन मन महसूस कर रह गई और उसके दिल की बेचैनी पढ़ाई से उसका ध्यान भटकाती रही। जैसे ही करुणा मैडम का लेक्चर खत्म हुआ, नसरीन एकदम से पीछे मुड़ी। वहाँ कई लड़के बैठे थे और सब के सब सामने की तरफ ही देख रहे थे। नसरीन को समझ नहीं आया कि इनमें से वो एक नज़र कौन सी थी जो उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। चूंकि नसरीन आगे की डेस्क पर बैठी थी और लड़के पीछे वाली डेस्क पर, इसलिए उनका सामने की तरफ देखना स्वाभाविक भी था। अंत में नसरीन ने भी यही मान लिया कि शायद उसे ही कोई भ्रम हुआ था। नसरीन के अचानक एक झटके में पीछे मुड़ने से अंकिता थोड़ा चकित हो गई थी। नसरीन के वापस अपनी जगह बैठते ही अंकिता ने उससे पूछा, क्या हुआ? तू अचानक पीछे क्या देख रही थी? किसी ने कुछ कहा क्या? अंकिता को लगा कि शायद पीछे बैठे लड़कों में से किसी ने कोई अभद्र हरकत की होगी। नसरीन इस बात को टालने की कोशिश करते हुए अनमने ढंग से बोली, अरे कुछ नहीं, अब क्या मैं पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकती? तू हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती है? अंकिता एकटक नसरीन को देखती रही और फिर बोली, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, तुमने तो पूरा लेक्चर ही सुना दिया। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, अब कुछ नहीं पूछूंगी, जो मन में आए वो करो। नसरीन कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद से नसरीन को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे छुप छुप कर देख रहा हो और उसका पीछा कर रहा हो, मगर वो कौन था इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। नसरीन मन ही मन डरने लगी थी। उसे लगने लगा था कि कहीं वही लड़के तो उससे बदला लेने की फिराक में नहीं है जिनकी कुछ दिनों पहले पिटाई हुई थी।
अभी तक नसरीन को ये भी नहीं पता चला था कि उन लड़कों को मारने वाला आखिर कौन था। इसी डर की वजह से नसरीन कुछ खोई खोई सी रहने लगी थी। अंकिता की नज़रों से उसका ये राज छुप न सका। एक दिन अंकिता और नसरीन दोनों कैंपस में आम के पेड़ के नीचे बैठी थीं। यही वो जगह थी जहां उनका खाली वक्त गुजरा करता था। अंकिता ने नसरीन से पूछा, नसरीन, आजकल तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कई दिनों से तू कुछ खोई खोई और बुझी बुझी सी दिख रही है। नसरीन चौंकते हुए बोली, नहीं तो, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। अंकिता बोली, सच में? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तू ज़रूर मुझसे कुछ छिपा रही है। अंकिता की जिद के आगे आखिरकार नसरीन को झुकना ही पड़ा। नसरीन ने पिछले कई दिनों में जो कुछ भी महसूस किया था वो सब अंकिता को बता दिया। सारा माजरा जानने के बाद अंकिता ने नसरीन को डांटते हुए कहा, इतना कुछ हो रहा है और तुमने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया। यही हमारी दोस्ती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देती? लगता है तुम्हें मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं है। नसरीन माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं खुद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। मुझे तो अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये वास्तविकता है या केवल मेरा भ्रम। अंकिता ने नसरीन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब बस, तू सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं जल्द ही हकीकत का पता लगा लूंगी। ये सुनकर नसरीन के दिल को बहुत सुकून मिला। दोनों सखियां जिस समय बातें कर रही थीं, उसी समय थोड़ी दूर पर एक और शख्स उनकी तरफ पीठ किए बैठा था। वो किताब